सो गाइस देखते हैं इंडिया में क्या क्या बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं। सो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, जिसके अंदर सबसे पहले हमें बताया गया बिफोर इंडिपेंडेंस जो एक मूवमेंट चला था, दैट इज ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मीन्स द पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो जीवन है, वो किस पे चलता है? फॉरेस्ट पे चलता है। सो दे आर टेकिंग द फ्रूट्स, दे आर टेकिंग द वेजिटेबल्स एंड all the things from the forest only and they are living in the forest only, so they are tribals. So tribal movement इंडिया में सबसे पहले चला था जब बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हो गया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से क्या हो गया, फॉरेस्ट जो हो गया, फॉरेस्ट जो पूरा पूरा एरिया होता था वो क्या है, गवर्नमेंट का एरिया है एंड उसमें कोई रह नहीं सकता। सो ट्राइबल जो लोग थे, जो आदिवासी, ट्राइबल मीन्स आदिवासी पीपल, दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट ओनली। तो उन्होंने इसके प्रोटेस्ट में क्या किया, मूवमेंट किया कि ट्राइबल जो है वो सालों से हमारा एरिया रहा है, हमें वैसे भी उस एरिया के ऊपर, उन्हें एरिया से मतलब नहीं था, दे आर जस्ट लिविंग इन दैट एंड वो उसी में क्या कर रहे हैं, उसी में उनका लाइवलीहुड पूरा चल रहा है, तो उसी में अपना जिंदगी बिताएंगे। बट इस मूवमेंट ने, मतलब जब ब्रिटिश ने इस तरह से रूल्स लाया था तो उसके अपोज में क्या किया, ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। जब बहुत सारे अलग अलग जो ट्राइबल्स पीपल है, जैसे कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर, छोटा नागपुर इज द सिटी इन द महाराष्ट्र, जहां से कोलम ट्राइबल्स की एक मतलब जाति है, उन्होंने फिर गोंड फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा से गोंड, कोली, भिल्ला एंड रामोसी फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कोली, भिल्ला एंड रामोसी, इस तरह से ट्राइबल्स है जिन्होंने इसका अपोज किया था। देन सांथाल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार, इस तरह से। सो इस ये मूवमेंट हुआ था जहां पर ये लोगों ने, ट्राइबल्स ने क्या किया, इसका अपोजिशन किया था, अपोज किया था और उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि हम लोग जो है वो फॉरेस्ट में ही रहना चाहते हैं, फॉरेस्ट में ही हमारे जो फॉरेस्ट की सारी चीजें होगी वो हमारी चीज होगी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल लाया था वो क्या था कि फॉरेस्ट जो है वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उसके अंदर की किसी भी चीज को ट्राइबल्स नहीं ले सकते। सो इन्होंने अपनी डिमांड ये रखी थी कि जो फॉरेस्ट है उसमें से जो जो भी चीजें हम चाहे अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि हम सालों से फॉरेस्ट में रहते आ रहे। सो दैट इज अ बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कुछ लोगों का नाम आता है, दैट इज बिस्रा मुंडा, इनका नाम आता है, जिन्होंने कि बहुत ज्यादा ही बढ़ चढ़कर ट्राइबल मूवमेंट में पार्ट लिया था। दैट इज फ्रॉम बिहार। सो बिहार में इस मूवमेंट ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ा था, बिहार एंड महाराष्ट्र में, जहां पे इस मूवमेंट ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा था। दैट इज अ ट्राइबल मूवमेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। सो इंडिया जो है वो फार्मर्स की कंट्री है, यहाँ पे सब कुछ एग्रीकल्चर से ही हो रहा है बहुत सालों से। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, तो फार्मर्स से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग मूवमेंट है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज तक हो रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स जो है वो इंडिया में क्या हो गए हैं, धीरे धीरे गरीब होते जाते हैं। सो दैट कैसे हुआ वो इन डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है फार्मर्स मूवमेंट में, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है इंडिया, जहां पे एक टाइम पे 80 to 90% पीपल का पूरा लाइवलीहुड, पूरा जीवन किसके ऊपर चलता था, सिर्फ एग्रीकल्चर पे चलता था। फार्मर्स इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा थे। धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं, बट बिफोर 1980 तक भी हम लोग देखें तो 1980 तक भी इंडिया की पूरी इकोनॉमी का 70% पार्ट जो इंडियन जीडीपी का होता था वो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था, प्राइमरी सेक्टर से आता था, जहां पे एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस होते थे, एग्रीकल्चर बेस्ड पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी इंडिया। ठीक है, सो इस इकोनॉमी में क्या होता था, फार्मर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। फार्मर्स ज्यादा है तो कभी भी अगर उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या होता था, 70% लोगों का लाइवलीहुड उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब उनका जीवन वहां पे चल रहा है और अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो मूवमेंट्स होने के चांसेस थे। तो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारे मूवमेंट चल रहे, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चंपारण मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चंपारण मूवमेंट, बारडोली में भी मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट अगेंस्ट रिवेन्यू कलेक्शन, फार्मर्स से बहुत ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो उसके अगेन मूवमेंट हुआ। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी लगान, जो बेस्ड ऑन लगान, दैट इज लगान नॉट ओनली लगान जो है वो एक तरह का रिवेन्यू ही होता था, जो लगान यानी उनके ऊपर क्या होता था, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था, अमाउंट लगाया जाता था एज अ टैक्स, कि जितना भी वे प्रोड्यूस करेंगे उसका इतना % आपको हमें देना है। दैट इज, सो उस लगान मूवी में भी यही चीज बताई गई। तो रिवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा मांगना चाहते थे ब्रिटिश लोग, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके का लगा दिए रिस्ट्रिक्शन। तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस भी हुए हैं।
आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हुए, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये सारे मूवमेंट जो है वो अलग अलग इंस्पिरेशन एंड थॉट्स के इंस्पिरेशन से हुए। तो उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा नाम आ जाता है इंपॉर्टेंट पीपल्स का, की पीपल्स का, दैट इज महात्मा फूले। महाराष्ट्र में महात्मा फूले जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देन रानाडे, दैट इज जस्टिस रानाडे। ओके, सो जस्टिस रानाडे जिन्होंने की इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगेन फार्मर्स मूवमेंट जो इंडिया में हुए हैं। एंड महात्मा गांधी जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चंपारण मूवमेंट जो हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये दे आर द की पीपल जिन्होंने की मूवमेंट की स्टार्ट की थी फार्मर मूवमेंट की इंडिया में, और फार्मर्स के तरफ से इन्होंने जो अपनी बात गवर्नमेंट तक, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई थी और फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए इन्होंने काम किया था। सो दे आर द की पीपल, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन द फार्मर्स मूवमेंट। तो इंडिपेंडेंस के पहले तक ये था। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, धीरे धीरे फार्मर्स मूवमेंट जो है वो वीक होती गई, क्योंकि बहुत सारे नए नए लॉ बने। फार्मर्स बेस्ड इकोनॉमी थी इंडिया 1947 के बाद, फार्मर्स बेस्ड इकोनॉमी है, तो जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरी मतलब कंट्री का जीडीपी का 70 to 80% पार्ट जो एग्रीकल्चर के ऊपर था। तो ऐसे में फार्मर्स का इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट ने पहले ही लिया, बहुत सारे अच्छे लॉ बने, जिससे क्या हुआ फार्मर्स के साथ हमेशा अच्छा होते जा रहा था। तो मूवमेंट जो है वो वीक होती जा रही थी, ठीक है, वीक होती जा रही थी। बट आफ्टर 1970 तक क्या हो गया, 1970 में 1960-70 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन मोटो क्या था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बनाना, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर्स एज वेल एज सेल्फ सफिशिएंटी फॉर द फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के लिए क्या, इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाना है। मतलब इंडिया में जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी वो टाइम पे। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होती थी, फूड की डिमांड बढ़ती थी, क्योंकि जितने ज्यादा पीपल्स होंगे, जितने ज्यादा सिटीजन्स होंगे, उतने ज्यादा खाना लगेगा। सो फूड की डिमांड बढ़ रही थी, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति जिसे कहते हैं। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ क्या हो गया कि इंक्रीज हुई प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स सेल्फ सफिशिएंट भी हो रहे थे फूड ग्रेन में इंडिया। बट वहां पर बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा जो है वो पुअर फार्मर्स को नहीं मिला, उसका मेन बेनिफिट मिल गया रिच फार्मर्स को। तो इंडिया में अगेन क्या हो गया, फार्मर्स मूवमेंट बहुत तेज हो गई। इसका रीजन क्या था कि रिच एंड पुअर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप बढ़ता चले गया। तो फार्मर्स जो है वो डिवाइड हो गए दो अलग अलग पार्ट में। एक हो गए रिच फार्मर जिनके पास बहुत बड़ा फार्म है, बहुत सारे पैसे है। एक हो गए पुअर फार्मर जिनका फार्म आज भी छोटा है, वो पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं। सो इनसे क्या हो गया, गैप बढ़ गया। गैप बढ़ने से क्या हो जाता है, एक बहुत मतलब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने से क्या हो जाता है, पुअर जो है वो और पुअर होते चले जाता है, रिच जो है वो और रिच होते चले जाता है। तो रिच फार्मर ने क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से उनकी फूड प्रोडक्टिविटी और तेज बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ने से उनका पास पैसे और बढ़ते चले गए। और यहाँ पर पुअर फार्मर है जिनकी बात कोई सुनने के लिए रेडी नहीं, उनके पास कम प्रोडक्शन होता था, उस कम प्रोडक्शन को बेचने में भी उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सो देयर आर द सम इश्यूज के जो क्रिएट होते चले गए आने वाले टाइम में। और जैसे जैसे इश्यूज क्रिएट होते चले गए तो क्या हो गया, फार्मर मूवमेंट वापस से इंडिया में तेज हो गई, और अलग अलग लोगों ने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई। बहुत सारे जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े पॉइंट्स हैं, जो फार्मर्स मूवमेंट को स्ट्रांग कर रहे इंडिया में, आज भी स्ट्रांग करते आ रहे हैं। दैट आर एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर। एप्रोप्रिएट प्राइस नहीं मिलता है, जितना वो पैदावार कर रहे हैं, जितना मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन जो मिल रहा है उसके अगेंस्ट जो है उन्हें अच्छा एप्रोप्रिएट प्राइस नहीं मिलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। दैट इज फॉर द प्राइस पर्पस के स्पेसिफिक प्राइस जो है गवर्नमेंट ही इनका पूरा खरीदेगी, एंड दैट आर ऑल चेंजेस हुए हैं। और कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर ये मूवमेंट होती थी, सो दैट इज एग्रीकल्चर इनसिक्योरिटी। एग्रीकल्चर इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, जहां पे क्या होता था, फसल पैदा तो कर दी जाती है, लेकिन वो फसल जो है जब तक भी मतलब पैदा हो रही है और मतलब उस टाइम लगता है ना 3 to 4 months, उसके बीच में क्या हो जाता था, कभी बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, पूरा बह जाता था। सो दैट इज एग्रीकल्चर इनसिक्योरिटी। तो इसके लिए भी आने वाले टाइम में जो चेंजेस हुए, दैट इज किसान बीमा योजना आई। तो फार्मर्स मूवमेंट जब होते हैं, मूवमेंट के साथ साथ बेनिफिट होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉब्लम के साथ साथ देखो सॉल्यूशन कैसे आए। एग्रीकल्चर इनसिक्योरिटी थी, उसके जगह पे क्या आ गया, किसान बीमा योजना आ गई, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, किसान का जो फसल है उसकी बीमा करती है। और अगर इनसिक्योरिटी मतलब कभी बहुत ज्यादा बारिश होने से, कभी बाढ़ आने से अगर फसल बर्बाद हो रही है, तो उसके बदले में क्या होता है, उन्हें इंश्योरेंस अमाउंट दे दिया जाता है। देन स्वामीनाथन कमीशन जो बैठाया था इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करने के लिए और सॉल्यूशंस के लिए,
तो स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब दी थी गवर्नमेंट को, तो उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस थे, तो उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए भी फार्मर्स ने मूवमेंट किए इंडिया में कि वो जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की जो चेंजेस है उसे इंप्लीमेंट किया जाए फार्मर्स के लिए, सो दैट अगेन अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। देन जो इंडिया में फार्मर्स है, तो फार्मर्स को पैसों की जरूरत पड़ रही थी, तो तब वो टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लाई थी कि फार्मर्स को लोन मिलेगा। तो फार्मर्स लोन आया था, किसान लोन, किसान क्रेडिट जिसे कहा जाता है। सो वो लोन आया था किसान क्रेडिट। सो उसके जो लोन पेमेंट, तो मतलब लोन का अमाउंट दिया गया था फार्मर्स को, बट ड्यू टू प्रॉब्लम्स एंड पुअर फार्मर्स बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है, डेट बढ़ता चला जाता है और फार्मर्स जो है वो उस डेट को पे नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से क्या होता था, सुसाइड बहुत बढ़ गए थे, किसान बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे थे। सो उससे रिलेटेड भी फार्मर्स मूवमेंट आई थी, जब आया था कि डेट रिलीफ, मतलब डेट में रिलीफ दी जाए, कुछ पैसे कम किए जाए, जो उनका कर्जा है उसे कम किया जाए, और डेट कैंसिलेशन के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई थी, जब उनको पूरा लोन जो है माफ कर दिया जाए। सो इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हुई, एंड गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों का कर्जा माफ भी किया। सो दैट्स कि जब भी मूवमेंट होगी, मूवमेंट का बेनिफिट होता है, पीपल को भी होता है, सबको होता है। तो किसान का जो फार्मर्स सुसाइड बहुत बढ़ गए थे इंडिया में, नियर टाइम देखेंगे बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, डेब्ट को कैंसिलेशन का गवर्नमेंट ने पार्ट लिया। सो महाराष्ट्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग के महाराष्ट्र में खेती करने के लिए जगह बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा किसान भी थे। तो सबसे ज्यादा जहां पर सुसाइड हो रहा था, दैट इज प्लेस महाराष्ट्र ओनली, जहां पे सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करते थे। सो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डेब्ट कैंसिलेशन, डेब्ट रिलीफ, इस तरह की सारी किसान बीमा योजना, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स लाई, एंड नाउ इट्स कंट्रोल्ड, नॉट वी कैन से फुल्ली कंट्रोल, बट बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया है। सो दैट्स अ गुड इफेक्ट ऑफ दी फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। जब भी मूवमेंट होगी फायदा होता है, सो मूवमेंट हुआ, उसका फायदा हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स है उसके ना, मूवमेंट करने के लिए मतलब फार्मर्स मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मैंने आपको बताया ना, मूवमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन, सो फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज शेतकरी संघटना। शेतकरी इज द मराठी वर्ड। सो शेतकरी संघटना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्मर्स, एंड भारतीय किसान यूनियन दैट इज अगेन अ सेंट्रल लेवल, मतलब नेशनल लेवल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है। देन ऑल इंडिया किसान सभा, अगेन अ नेशनल लेवल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। सो दे आर द वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने फार्मर्स मूवमेंट में फार्मर्स से रिलेटेड इंटरेस्ट से बात की थी और गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाई थी। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर स्टडी पर्पज ऑल्सो एंड फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो, फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कौन से और इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए। सो नेक्स्ट मूवमेंट इज लेबर मूवमेंट। ठीक है, सब फार्मर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लेबर, एक चीज थी। सेकेंड चीज थी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां पर काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, पुअर थी, एंड दे आर इलिटरेट एज वेल। पुअर होना और साथ में इलिटरेट, सो ऐसे में उनके लिए जो है वो बिजनेस, मतलब उनके लिए जो है काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्या बच जाती थी, ओनली लेबर। वो एज ए लेबर काम कर सकते, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की या फिर पढ़ाई की ही नहीं, एज वेल एज वो लोग पुअर भी है, मतलब वो लोग बिजनेस भी नहीं कर सकते या फिर कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया कि उस पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक चारा बच जाता था, तो दे बिकम लेबर। और लेबर जो है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960-65 के आसपास। क्या हो गया, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद क्या हो गया, इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई। महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में देखिए, मुंबई एंड भिवंडी एंड सम एरियाज है जिनके यहाँ पर क्या हो गया, कल्याण, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई। इंडस्ट्री आने के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवेज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आने के बाद क्या हो गया, लेबर्स का वर्क बहुत बढ़ गया, साथ में लेबर्स भी बहुत बढ़ गए। अब जब लेबर बढ़े, लेबर्स के साथ वर्क बहुत बढ़ गया। जब लेबर्स ज्यादा बढ़े तो इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े मालिक होते थे उन्होंने क्या किया, लेबर ज्यादा है तो कम वेज रेट देना। वेज रेट यानी कि उनको जो सैलरी ऐसे जो दी जाती है, अमाउंट फॉर पर डे जो दिया जाता है जो उनके काम करने के बदले में, सो उसे क्या किया, कम किया, क्योंकि लेबर ज्यादा थे। और लेबर ज्यादा होने से क्या था, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा थे, भाई तू नहीं काम करेगा तो मैं किसी और को रख दूंगा, तो वेज रेट कम देना और ये सारी चीजें आ गई पिक्चर्स में। तो ऐसे में लेबर मूवमेंट ने क्या किया, जोर पकड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी मिल थी, टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, रेलवेज की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी,
तो वहां पर लेबर मूवमेंट इसलिए, तब वहां पे क्या हो गया, लेबर यूनियन बनने स्टार्ट हुए। लेबर यूनियन क्यों करते थे, क्या करते थे, वो लेबर्स की बात को इंडस्ट्री के ओनर्स तक पहुंचाते थे, गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे कि गवर्नमेंट जो है वो लेबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉ बनाए। और इससे क्या हुआ कि लेबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग जो है लोग सामने आए। अलग अलग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी जहां पे 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया, लेबर यूनियन बनाना स्टार्ट किया और उन्होंने कलेक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कलेक्टिवली जब आप लोग कोई बात करोगे, सो यू हैव अ स्टैंड, यू हैव अ लीडरशिप, यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह से रेलवे यूनियन बन गई। रेलवे में भी आप देख सकते हो, रेलवे एम्प्लॉय यूनियन होती है, रेलवे एम्प्लॉय बोर्ड होता है, सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज। तो इस तरह से सेंट्रल रेलवे के, वेस्टर्न रेलवे के, इस तरह से एम्प्लॉयज के क्या हो गए, यूनियन बननी चालू हुई और उन्होंने एक साथ साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। रेलवे इज द वेरी बिगेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मोर देन 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो ऐसे में उनकी यूनियन बन गई, तो उससे क्या हो गया, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उनके खुद के हाथ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव पे जैसे लेबर्स ने काम किया था, उनका मूवमेंट। अब 1899 में जैसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, स्ट्राइक हुई थी रेलवे में। तो स्ट्राइक रेलवे जो है इंडिया की सबसे पुरानी रेलवे है, राइट। सो 1899 में फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे में स्ट्राइक की थी लेबर लोगों ने। तब उनकी बात को गवर्नमेंट तक, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1899, तो उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए और ये सारी चीजों के लिए जब नेगोशिएशन पार्ट आया था, तब 1920 में पहली बार एक लेबर यूनियन बना था। सो इंडिया में पहला लेबर यूनियन कब बना, 1920 में, जिस यूनियन का नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो लेबर यूनियन सबसे फर्स्ट बना था 1920 में। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे ट्रेड यूनियन एंड लेबर यूनियन बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब लेबर्स का ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी भी लेकिन लेबर्स में मूवमेंट कंटिन्यूसली चलते, इसका रीजन ये है कि लेबर्स जो है वो आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें बुक्स में दी गई, दैट इज अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। आज भी इंडियन लेबर्स जो है वो मतलब अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आज भी लेबर्स जो है वो पर डे बेसिस, 15 डे बेसिस, 7 डे बेसिस पे काम करते हैं, जहां पे उनको 7 दिन का पगार दे दिया जाता है, उसके बाद 8वें दिन उनको रखा नहीं जाता है। सो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, जहां पर क्या उनके पास स्टेबल जॉब नहीं होती, स्टेबल जो है लेबर वर्क नहीं होता उनके पास। तो जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पर डे बेसिस पे रखते हैं। और 10 दिन काम है तो 10 दिन का पगार दिया, 11वें दिन काम नहीं, कोई पगार नहीं देंगे, 12वें दिन काम है तो 1 दिन को कोई पगार नहीं मिला। और जो वो लोग पर डे बेसिस पे काम करते हैं, पर डे बेसिस पे वो लोग खाना खाते हैं, जिस दिन नहीं कमाई हुई उस दिन वो नहीं खा पाते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वीक पोजिशन ऑफ लेबर इन इंडिया। सो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम होता है तो क्या होता है कि ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 1 साल तक मुझे काम करना है, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 1 साल तक वो लेबर काम कर रहा है। उसके बाद जैसे ही लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, बिल्डिंग बन के रेडी, सो लेबर वापस हो गया अनएम्प्लॉयड। तो लेबर के पास क्या है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या हो गया, वो अनस्टेबल है, जब तक काम है, नहीं है, नहीं है। सो ये वही वीक पोजीशन है लेबर की आज भी इंडिया में। देन कम के अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स से रिलेटेड भी आज भी इंडिया में पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है लेबर मूवमेंट्स इंडिया में ज्यादा होने का। वर्किंग आवर्स में बहुत सारे क्या है, लीगल प्रोसीजर, लीगल जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत कम है। लीगल प्रोसीजर, लीगल जो यूनियन होते हैं लेबर से रिलेटेड, वो भी लीगली लेवल पे काम नहीं करते। जो ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन बनते हैं तो उनके भी जो लीडर होते हैं वही ओनर्स के साथ मिल जाते हैं, और वो भी फिर ओनर के साथ मिल जाते हैं तो फिर लेबर्स की बात कोई आगे तक पहुंचा नहीं पाता। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेबर्स की आज भी, जहां पे क्या होता है, लेबर्स काम तो करते हैं बट वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो क्या परमानेंट लेबर नहीं है, तो उनकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी पे कंपनी का ध्यान नहीं देती। आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लेबर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जहां पे वो क्या करती है कि लेबर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब उनके लिए पीएफ अकाउंट भी ओपन कराते, ईएसआईसी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराते। तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां धीरे धीरे कर रही है चेंजेस, तो ये मूवमेंट्स का ही नतीजा है। देन इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस पे भी इनसिक्योरिटी है लेबर्स का। तो लेबर्स के लिए क्या होता है, इंश्योरेंस पार्ट भी नहीं करते। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनरी, बहुत बड़े लेवल की मशीन्स है, तो उसमें अगर किसी का हाथ कट गया, ये सब के ऊपर भी क्या है, बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लेबर मूवमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ, आज भी हो रहा है। बट आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी पार्ट आते जा रहा है, और सिक्योरिटी पार्ट जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे
फैक्ट्रीज के अंदर लेबर यूनियन का रोल प्ले करते हुए फैक्ट्रीज में चेंजेस होते जा रहे हैं बहुत सारी कंडीशंस, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट मूवमेंट हम लोग देखते हैं। सो लेबर मूवमेंट के बाद फोर्थ वन दैट इज वुमेन मूवमेंट, ओके। सो वुमेन मूवमेंट जो कि इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत पहले से चल रही है। कब से? बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, वुमेन्स को ज्यादा पावर नहीं था। ब्रिटिश टाइम में इंडिया में वुमेन्स को ना एजुकेशन रिलेटेड, मतलब बहुत पुराने टाइम पे जब देखे तो वुमेन्स को क्या था, एजुकेशन की भी राइट्स नहीं थी, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और वहां पर कुछ ऐसी प्रथाएं चलती थी जैसे सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि जब मतलब कोई मैरिड वुमेन है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके हस्बैंड की बॉडी के साथ क्या होता था, उस वुमेन को भी जला दिया जाता था। इस तरह से सती प्रथा चल रही थी वो टाइम पे। और जो अलग अलग प्रथाएं चलती थी दैट इज चाइल्ड मैरिज चलता था, जहां पे क्या होता था, मतलब बचपन में ही बहुत छोटी एज में क्या हो जाता था, लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो चाइल्ड मैरिज इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि बिफोर 18 दे आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज। तो ऐसे में क्या होता था कि इस तरह से चाइल्ड मैरिज भी वो टाइम पे होता था। उसके बाद वीडो जो है वो कहीं मतलब जा नहीं सकती थी। अगर मान लीजिए किसी का हस्बैंड ऑफ हो गया तो सती प्रथा भी थी। और इस तरह की कुछ अलग कास्ट में ये प्रथा होती थी कि वहां पे वीडो जो हो गई उसे कहीं नहीं जाने दिया जाता था, वो घर में रहेगी। अगर कोई फेस्टिवल है वो नहीं मना सकती, कोई फंक्शन हो रहा है वो उसमें नहीं जा सकती, उसे अशुभ माना जाता था, उसे मतलब अलग ही माना जाता था। यानी वो जिंदा है बट उसे एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं किया जाता था। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती थी वुमेन्स के लिए बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारे अलग अलग की पीपल्स थे जिन्होंने क्या किया, एलिमिनेट किया इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रहा है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका अलग अलग प्रथाओं के नाम पे, उसे क्या करना, एंड करना, ये इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, इसके अगेंस्ट आवाज उठानी स्टार्ट की। सो एलिमिनेट द इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन जो भी इनजस्टिस हो रहा था उसे क्या किया, एलिमिनेट करने की कोशिश की। और क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन को एंड किया। एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन ये स्टार्ट हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस ही ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। क्योंकि इंडिया में क्या होता था, हम लोग नारी को देवी मानते थे, नारी को शक्ति मानते थे, और इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। तो इस मुद्दे को उठाकर क्या किया, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की। फिर एजुकेशन सेक्टर में हम लोग पढ़े तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, दैट इज महात्मा ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने स्टार्ट किया था वुमेन एजुकेशन के ऊपर अपना एम्पावरमेंट। सो महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे, जो पढ़े लिखे थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ सावित्रीबाई फूले जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें पढ़ाया सबसे पहले। दैट इज अ गुड थिंग कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने क्या किया, वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था बिफोर इंडिपेंडेंस। उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। और उसके बाद जब ये बात आगे बढ़ी तो सावित्रीबाई फूले ने क्या किया, अपने आसपास के एरियाज में धीरे धीरे करके लड़कियों को पढ़ाना चालू किया। इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने उन पर हमले किए, बहुत सारे लोगों ने उन्हें गलत भी कहा कि आप क्यों लेडीज को पढ़ा रहे हैं, इनका काम तो है ही नहीं इन्हें। बट इसके बावजूद उन्होंने ये सारी चीजें की, और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, आज इंडिया में क्या है, सभी के लिए एजुकेशन इक्वल हो गया है, सभी को अच्छा एजुकेशन मिलता है। तो इसकी शुरुआत सावित्रीबाई फूले ने की थी। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले। सो ऐसे बहुत सारे की पीपल है जिनके नाम मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा काम किया था, और वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने की एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, हिंदू मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, इस तरह से इन्होंने अलग अलग मूवमेंट में वुमेन्स के लिए पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिनके बारे में मैंने आपको इन डिटेल में बताया, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है। देन आता है मर्सी धनाडे केशव कर्वे, जो कि महाराष्ट्र में, जिन्होंने बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया। देन पंडित रमाबाई एंड रमाबाई रानाडे, दे आर द की पीपल फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन मूवमेंट जो भी इंडिया में हुई बिफोर इंडिपेंडेंस, इनका बहुत बड़ा रोल था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसके नजर में सारे वुमेन हो या मेन हो, ऑल आर ह्यूमन बीइंग। सो इंडिपेंडेंस के बाद जो मैंने इंडियन डेमोक्रेसी में आपको बताया इन डिटेल में, हम लोगों ने देखा फर्स्ट चैप्टर में, राइट। वहां पे क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल, वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, सब जगह क्या पता इक्वल अपॉर्चुनिटी ला दी गई। रूल्स चेंज हुए, रेगुलेशन चेंज हुए, एक्ट चेंज हुए, तो उसके अकॉर्डिंगली वुमेन एम्पावरमेंट ऑलरेडी हो गया। तो मूवमेंट थोड़े कम हुए, बट ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट खत्म हो गई, क्योंकि आज भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जिसके ऊपर जो है वुमेन मूवमेंट चलते रहते हैं।
सो इन लोगों ने जो इंपॉर्टेंटली रोल प्ले किया था दैट इज विडो रीमैरिज, इन्होंने रिफॉर्म लाए थे जो, इसमें इन्होंने जो मैंने की पीपल्स के नाम लिए, इन्होंने क्या किया विडो रीमैरिज के ऊपर भी टॉपिक उठाया और इसे भी इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारी जगह पे आज होता भी है। तो अगर किसी कोई अगर वुमेन जो है मैरिड है और उसके अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस विडो जो हो गई है उसे रीमैरिज के लिए भी इन्होंने किया। तो आज सोसाइटी में इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही है। देन वुमेन एजुकेशन के ऊपर एंड राइट टू वोट फॉर वुमेन, जो कि पहले थोड़ा सा नहीं था, सो उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें उठी थी। सो राइट टू वोट फॉर वुमेन, तो वुमेन भी अब वोटिंग कर सकती है। तो ये सारी चीजें आज जो है डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर हो चुकी है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें हो रही। तो इनका मेन मोटो क्या था वो टाइम पे भी जो हुआ, आज भी जो वुमेन मूवमेंट होती है, मेन मोटो क्या है कि वुमेन को आप एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो। इफ men are human being then women are also human being. So men and women both are equal are the same. And democratic nation के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं, as per the Indian Constitution, all citizens of India are equal as women, as equal as men, right? So इस तरह से आज के टाइम पे जो मूवमेंट चल रहे हैं, वुमेन मूवमेंट में आज जो चलते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के हैं। इसमें क्या होता है, आज जो मूवमेंट चल रहे हैं इसमें आज प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन से रिलेटेड बात चलती है, जहां पर क्या होता है कि वुमेन को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कानून बने भी है, फिर भी बहुत सारी जगह पे इनजस्टिस होता है। सो दैट इज अगेन अ पार्ट कि आज वुमेन मूवमेंट्स जो हो रहे हैं वो उसके ऊपर हो रहे हैं। देन कम की आज जो सेकेंडली जो मूवमेंट हो रहे हैं उसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट आ जाता है, दैट इज इक्वल एजुकेशन। यहाँ पर इक्वल एजुकेशन का मतलब ये है कि आज भी जब मेन और वुमेन की पढ़ाई की बात आती है, जब किसी के एक लड़का एक लड़की होती है तो वहां पर पढ़ाई की बात आती है तो थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है लड़के को पढ़ाने पे और लड़की को पढ़ाने पे कि लड़की इतनी हायर एजुकेशन लेके क्या करेगी। तो इस तरह से आज भी कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर वुमेन मूवमेंट होते रहती है। तो यस, बट न्यू मॉडर्न एरा में टाइम चेंजेस हो चुके हैं धीरे धीरे और सारी जगह आज तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है ही, सभी लोग पढ़ सकते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, लड़का हो, जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सो दैट इज गुड थिंग कि वुमेन मूवमेंट जो है वो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस में बहुत सारे फर्क आ चुके हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है। पहले वुमेन एम्पावरमेंट की नहीं, वुमेन मैरिज रोकनी है, चाइल्ड मैरिज, वुमेन एजुकेशन, राइट टू वोट तक की बात चलती थी, आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है। सो दैट्स अ गुड थिंग। और भी बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर होते जा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एनवायरमेंटल मूवमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सो मैं स्टडी पर्पस के लिए इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, जिस तरह से फैक्ट्रीज बढ़ी है, जिस तरह से सारी चीजें आ रही है, साथ साथ में बहुत तेजी से बढ़ रहा है पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट को हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आज हम जो भी चीजें कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सेलफोन यूज कर रहे हैं, रेडिएशन बढ़ गया, रेडिएशन की वजह से इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है। सो इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली हार्म हो रहा है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में इन्वायरमेंट मूवमेंट जो होती है सबसे बड़ा उसका रीजन हो जाता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। दैट इज जो भी मैंने सारी चीजें बोली, पॉल्यूशन के कारण जो हार्म होते हैं, हार्म, इसके लिए ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस इन्वायरमेंट मूवमेंट के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए इन्वायरमेंट मूवमेंट होते हैं इंडिया में। तो डिग्रेडेशन यानी कि क्या होता है, ह्यूमिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ दी, पूरा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, दैट इज डिग्रेडेशन। और उसके बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन पॉल्यूशन है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के जो है इंडिया में इन्वायरमेंट के ऊपर काम करने की बहुत सारी जरूरत है। बहुत सारे मूवमेंट्स जो है एवरी टाइम चलते रहते हैं। ग्रीन इंडिया मूवमेंट जो है दैट इज थोड़ा, एंड फिर बहुत सारे एनजीओ है, बहुत ज्यादा ही एनजीओ है जो इन्वायरमेंट वाले पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, वो मूवमेंट चलाते हैं अलग अलग तरीके से। फॉरेस्ट सेव करने के लिए मूवमेंट होता है। लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, लेटेस्ट एग्जांपल है आपको दैट इज आरे कॉलोनी इन मुंबई पवई के पास का बहुत बड़ा एरिया है, दैट इज आरे कॉलोनी, आरे मिल्क कॉलोनी के नाम से भी वो जाना जाता है। जहां पर क्या है, इंडिया का मतलब मुंबई जो एक सिटी है, इंडिया की बड़ी सिटी, मुंबई का सबसे बड़ा जो ग्रीन एरिया है दैट इज आरे एरिया। वहां पर बहुत सारे पेड़ है, तो उनकी कटाई को रोकना है। मतलब क्या हो रहा था, मुंबई में जब मेट्रो आ रही थी तो मेट्रो के साथ साथ क्या है, मेट्रो के रखने के लिए जगह बनाई जाती है स्पेशली
कार शेड जिसे कहा जाता है, तो मेट्रो कार शेड बनाने के लिए वहां पे पेड़ों को काटा जा रहा था। तो उस पेड़ों को काटने के रोकने के लिए वहां के जो लोकल पीपल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए, मतलब फॉरेस्ट वहां पे जो है उसे रोकने के लिए वहां पे आंदोलन किया था। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरमेंट मूवमेंट, ठीक है। और हम बिफोर इंडिपेंडेंस अगर जाए तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट है जो आप सबको याद होगा, जो बहुगुणा का है। बहुगुणा दैट इज अ पर्सन जिन्होंने मूवमेंट किया था चिपको आंदोलन। तो वहां पर भी उन्होंने पेड़ को काटने से रोकने के लिए, फॉरेस्ट को काटने से रोकने के लिए पेड़ से वो लोग ह्यूमन चेन बना के चिपक जाते थे। सो दैट इज चिपको आंदोलन। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट मूवमेंट। तो आप इन्वायरमेंट मूवमेंट जब भी लिख रहे हो एग्जाम में आंसर में, तो आप ये सारे मूवमेंट का नाम वहां पे डाल सकते हो। अब इन्वायरमेंट मूवमेंट करने के पीछे बहुत बड़े जो रीजन होते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग जो डाइवर्सिटी है फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर द जो एनिमल्स है उसके अंदर डाइवर्सिटी है, जो पेड़ पौधों में अलग अलग डाइवर्सिटी है, उस सबको क्या प्रोटेक्ट करना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के जो अलग अलग सोर्सेज है उन्हें प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एनवायरमेंटल मूवमेंट की, जहां पे पानी के अलग अलग सोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग मूवमेंट हमेशा हुए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, वेरी फर्स्ट गंगा नदी, जो गंगा में यमुना बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, आज भी चल रहा है एनवायरमेंट मूवमेंट का, हम लोग देखें यमुना बचाओ। यमुना नदी के किनारे बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, नोएडा, आगरा, दिल्ली, वहां से जो है बहुत सारे केमिकल एंड बहुत सारे खराब चीजें नदी में छोड़ी जाती है, जिससे यमुना का पानी खराब हो रहा है। तो यमुना बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट मूवमेंट, ठीक है। गंगा नदी में भी गंगे आंदोलन, इस तरह से एक आंदोलन चलता है, नमामि गंगे आंदोलन, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, नमामि गंगे, जहां पर गंगा नदी को क्या करना था, पूरी तरह से क्लीन करना था। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट मूवमेंट, ओके। देन वी नो, यहां पर बताया है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया चिपको आंदोलन, और जिस तरह से मुंबई का एग्जांपल दिया कार शेड बनाने के लिए, जो आर्य कॉलोनी में फॉरेस्ट को काटने से बचाया गया। देन ग्रीन बेल्ट बनाने के भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन को सिर्फ ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है, वहां पर किसी तरह का कोई फैक्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। सो दैट्स ऑल्सो गुड पार्ट। देन पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड यूज ऑफ केमिकल। पॉल्यूशन ऑफ रिवर बचाने के लिए, पॉल्यूशन जो रिवर्स में बहुत सारा हो रहा है, और यूज ऑफ केमिकल जो फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ गए, फिर उसका जो कचरा निकलता है वो सारा नदी में छोड़ दिया जाता है, जो लिक्विड में होता है, तो वो सारा नदी में जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, नदियों का पानी खराब होते जा रहा है। सो उसके लिए बहुत सारे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे मेधा पाटकर जी ने किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट मूवमेंट। सो इस तरह से अलग अलग एनवायरमेंटल मूवमेंट चलते रहते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एनवायरमेंटल मूवमेंट। अब हमें जो आखिरी यहाँ पे हमारे सिलेबस में बताया गया है, दैट इज कंज्यूमर मूवमेंट। सो कंज्यूमर मूवमेंट इज द न्यू टॉपिक। इंडिया में जो सबसे पुराना चला आ रहा था, दैट इज फार्मर्स मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फार्मर्स मूवमेंट के बाद जैसे जैसे चेंजेस आते गए, ये सारे मूवमेंट थे। बट कंज्यूमर मूवमेंट इज द न्यू, बिकॉज कंज्यूमर जो है, इनके रिलेटेड कोई बात की ही नहीं गई पहले तक। तो 1986 जब इंडिया ने मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ पास किया था, एक न्यू लॉ क्रिएट किया गया था, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर एज अ कस्टमर, इंडिया का हर सिटीजन जो है वो एक कंज्यूमर है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान हमेशा खरीदता है। सो एवरी सिटीजन इन द इंडिया इज अ कंज्यूमर। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कहता है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया इज अ कंज्यूमर। सो सारे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि 1986 तक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था 1916-17 में, जैसे मैंने आपको बताया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद क्या हो गया, कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने के साथ क्या होता है, कॉस्ट कटिंग पॉलिसीज चालू हो जाती है। कॉस्ट के लिए एक दूसरे में कंपटीशन हो जाता है कि कोई अगर एक पेन जो है, जैसे मार्कर है, मार्कर जो कोई एक 20 रुपए में दे रहा है, दूसरा 19 में, फिर और नई कंपनी आएगी वो 18 में देगी, 17 में देगी। तो इस तरह से कंपटीशन बहुत आ गया था। तो कंपटीशन आने के साथ कंपटीशन इज हेल्पफुल, कंपटीशन इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द इन्वायरमेंट, फॉर द इकोनॉमिक में जैसे बोलूं, फॉर द इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत हेल्पफुल था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो गया था, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होना। तो सामान में मिलावट होनी चालू हो गई। इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ आइटम, बहुत सारे आइटम जो कि कोई और नहीं बना सकता, ऐसा कोई आइटम है मेरे पास, मैं ही अकेला बना सकता हूं, तो मैं उसे बहुत ज्यादा भाव में बेचता था, बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत लिमिट से भी ज्यादा, जैसे मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट तो वैसे भी एबोलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फ्रॉड इन वेट एंड मीजर्स में भी क्या होता था, अभी 20 का 18, 16, 15, अब कोई एक आ गया नई कंपनी, वो बोलेगी मार्कर मैं 12 रुपए में दूंगी, वो 12 में कैसे देगी, तो 12 में तो बनाना भी पॉसिबल नहीं, तो वो क्या करेगी, मार्कर के अंदर इंक कम कर देगी,
साइज छोटी कर देगी। इस तरह से क्या अडल्ट्रेशन हो रहा था, मेजर्स के मतलब मेजर वेट में भी चेंजेस हो रहे थे। तो उन सारे फ्रॉड को क्या करना है, खत्म करने के लिए, कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया, जहां पर कंज्यूमर को बचाने के लिए, उनको मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है, जो कुछ साल पहले ही हुआ है, दैट इज जागो ग्राहक जागो मूवमेंट फ्रॉम दी नेशनल गवर्नमेंट। तो जागो ग्राहक जागो मूवमेंट के अंदर बताया गया कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। दैट इज वेरी सिंपल, उसमें ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आप इजीली कोर्ट में केस फाइल भी कर सकते हो। और अगर आप केस जीत जाते हो, आपको वाकई में कुछ गलत चीज प्रोवाइड की गई है, तो उसके लिए जो कोर्ट में आपका आने जाने का एक्सपेंस हुआ, आपका जो डेली वहां आ जाना, इससे आपका जो नुकसान हुआ वो सारा नुकसान भी कंपनी को भर के देना पड़ता है, एज वेल एज आपको प्रोडक्ट भी रिप्लेस करके देना पड़ता है। सो दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, जो कि बहुत अच्छा पार्ट है। तो आपको कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में इन डिटेल आगे वाले टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ने मिलेगा कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो आज के ट्रेंड की मूवमेंट्स है, जिसमें कंटिन्यूअसली बहुत सारे मूवमेंट चलते जा रहे हैं, क्योंकि आज माल में बहुत सारी मिलावट आज भी हो रही है, चीजों में बहुत सारे चेंजेस, क्वालिटी के साथ चेंजेस भी हो रहे हैं। सो दैट क्वालिटी सर्कल्स बनते हैं, क्वालिटी अपग्रेडेशन की बात होती है। सो वो सारी चीजें मूवमेंट्स का पार्ट है कंज्यूमर मूवमेंट का। सो इन डिटेल में इसके बारे में और ज्यादा आपको आने वाले टाइम में आपके सिलेबस में होगा, ठीक है। सो दैट्स, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो आज के टाइम पे चल रही है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि ये एक इकोनॉमी रिलेटेड मूवमेंट है। हमने देखा अभी तक यहाँ पर सोशल मूवमेंट चल रही थी, इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है दैट इज अनदर इन्वायरमेंट मूवमेंट, यहाँ पे सोशल मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट, और ये जो स्वदेशी मूवमेंट जो आज के टाइम पे चल रही है, स्वदेशी मूवमेंट, दैट इज इकोनॉमी लेवल मूवमेंट। तो इकोनॉमी लेवल पे भी आज मूवमेंट चलनी चालू हो गई है। स्वदेशी मूवमेंट जो है दैट इज रियल टाइम मूवमेंट जो आज के टाइम पे चल रही है। इस मूवमेंट में क्या होता है, इस मूवमेंट में ये हो रहा है कि आज मूवमेंट इस तरह से चलाई जा रही है कि हमें विदेश की कंपनियों, जो फॉरेन कंपनीज है, उनके मटेरियल को ना परचेस करके इंडिया का जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है इसे परचेस करना है, जिससे कि क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी। और इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी तो क्या होगा, इंडियन जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उनको खुद उनकी कंपनीज, जब उनकी कंपनी फॉरेन कंपनीज फॉरेन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वहां पे इंप्लॉयमेंट मिलता है, यहाँ के लोगों को इंप्लॉयमेंट नहीं मिलता। अगर यहाँ की कंपनीज का माल आप परचेस करते हैं तो यहाँ के लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा, यहाँ के लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास पैसा होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, और इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी तो इंडिया जो है वो दुनिया में इकोनॉमिक पावर बनेगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है वो हमने देख ली इन डिटेल में। आपको इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको जो मूवमेंट आप इसमें से कोई 5 मूवमेंट वो टाइम पे एक्सप्लेन कर सकते हो, और एल्स किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर भी आपको इन डिटेल में लिखने के लिए आ सकता है शॉर्ट नोट्स। सो वो भी आप लिख सकते हो इजीली, क्योंकि ये सारे मूवमेंट जो है वो रियल टाइम में हमारे साथ जुड़ी हुई घटनाओं के साथ और हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। मैंने आपको अच्छे से इसको लिंक करके बताया, सो दैट इजीली यू कैन लिंक दैट हिस्ट्री एंड you can easily write the answer for all these questions, right? So that's it for this chapter.